हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे की ये सीरीज वापस आ गई है। आज हम लोग पार्ट 9 को करेंगे डिस्कस। इस चैनल पर जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि इस सीरीज की क्या अहमियत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 9 से एक नई शुरुआत की जा रही है। आज से हम लोग 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसका धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे, यानी कि जब तक आपकी परीक्षाएं आएंगी तब तक पूरा का पूरा जो 6 महीना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, सामान्य विज्ञान और भारतीय इतिहास के प्रश्न आज के इस वीडियो क्लास में आपको मिलेंगे। इसके पहले के जो 8 पार्ट हैं 1 to 8, तो उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर एक बार आप उन्हें चेक जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी परीक्षा हो, यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, जीआईसी हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की, रीट की, सुपर टेट यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा, या फिर वीडियो, लेखपाल या फिर पीटी की परीक्षा हो, तो कोई भी परीक्षा हो, ये सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे प्रश्न, सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और रेगुलर वॉच करिए। कुछ ही दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको खुद बताएगा कि ये सीरीज कितनी उपयोगी है। और हाँ फ्रेंड्स, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है इसे भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं पार्ट 9 का। और सबसे पहले देखेंगे दिसंबर माह के टॉप 15 करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की किस महिला एथलीट को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज और ये कहाँ की रहने वाली हैं? देखो फ्रेंड्स, ये केरल की रहने वाली हैं। और आपको बता दें कि ये केरल की जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स 2003 पेरिस में लंबी कूद में ब्रोंज जीता था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड भी मिला है और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम की जो मारक क्षमता है फ्रेंड्स ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक है और ये अग्नि प्राइम का दूसरा सफल परीक्षण था। जो पहला परीक्षण था इसे 28 जून 2021 को किया गया था। किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया? तो इसका उत्तर होगा भूटान ने। भूटान का जो राष्ट्रीय दिवस होता है वो 17 दिसंबर ही होता है। तो 17 दिसंबर को भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा किस एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण 13 दिसंबर 2021 को किया गया? इसका नाम है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम। स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम, ठीक है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम का जो सफल परीक्षण है ये ओडिशा के बालासोर तट से किया गया था। यह पनडुब्बी युद्ध में भारत की क्षमता में वृद्धि करेगा। डीआरडीओ और वायुसेना ने पोखरण रेंज से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया था? तो इसका नाम है संत। संत मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। इसकी मारक क्षमता कितनी है? यह जो है लगभग 10 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसे जो है हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये दिया गया है किसको? नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया कवि हैं। और ये भी याद रखना कि 2021 का जो 57वां 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है दामोदर मौजो को, जो कि एक कोंकणी उपन्यासकार हैं। दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है? तो आधार को। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि फर्जी मतदान रोकने के लिए जो मतदान पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, उसके साथ आधार को लिंक करने की व्यवस्था इस
जो अमेंडमेंट था, जो बिल था, इसमें किया गया है। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में, तो भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता? इसका उत्तर होगा कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता। और दिसंबर 2021 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अब 2018 की बात करें तो 2018 के एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में संयुक्त विजेता थे भारत और पाकिस्तान, लेकिन 2021 में भारत विजेता बना और भारत ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था और कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया। और इसका जो आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसाइल जिसका 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया, तो इसका नाम है प्रलय। तो देखो, ये भारत की पहली मिसाइल है जो इसका सफल परीक्षण 24 घंटे में 2 बार किया गया। तो सतह से सतह तक मार करने वाली ये जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM इसे कहते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका नाम है प्रलय। तो इसका लगातार 2 बार सफल परीक्षण 22 और 23 दिसंबर 2021 को किया गया था। कहाँ से किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को शुरू करने की घोषणा की है? तो टाटा मोटर्स जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा, उसको बनाने के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाने की घोषणा कर चुका है। तो इसका नाम क्या होगा? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2021 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न देने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि ऐसा स्टार्टअप जो कि कम से कम $5 बिलियन तक पहुंच गया हो, मतलब काफ़ी बड़ा स्टार्टअप होता है। तो इस सूची में भारत का जो रैंक है वो तीसरा है। भारत में ऐसे 54 स्टार्टअप हुए, चीन में 301 और अमेरिका में 487। तो रैंक में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर है भारत। तो इसको जरूर याद रखना। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने फ्रेंड्स? तो इनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, और 8 दिसंबर 2021 को घोषणा हुई है कि जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो ओलाफ स्कोल्ज बन गए हैं। इसके पहले एंजेला मर्केल जो थी वो जर्मनी की चांसलर थी। तो जर्मनी सरकार के प्रमुख चांसलर ओलाफ शुल्ज, इनको ओलाफ स्कोल्ज भी कहते हैं। एक्चुअली में स्पेलिंग में आपको बताता हूँ, OLAF, तो इसको ओलाफ पढ़ेंगे आप। तो इसके बाद है SCHOLZ, स्कोल्ज पढ़िए या सुल्ज पढ़िए, कहीं कहीं पर इसका उच्चारण सुल्ज भी होता है। तो अब इन्होंने जगह ले ली है किसकी? इन्होंने जगह ली है एंजेला मर्केल की। 6 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में आयोजित डेविस कप के फाइनल में किस राष्ट्र ने विजय प्राप्त की है? तो रूस ने। ठीक है, रूस के डेनियल मेदवेदेव के नेतृत्व वाली रूसी टेनिस टीम ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप को जीत लिया है। और रूस ने इसके पहले वर्ष 2002 और 2006 में भी डेविस कप को जीता था। 10 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित 2021 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, याद रखिएगा 2021 का फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने। और ये जो हैं कहाँ से हैं? तो ये नॉर्वे से हैं। और मास्टर कार्ड के ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे जून के महीने में ही। और अभी हाल ही में अगर आप लेटेस्ट आएंगे तो भारत के प्रज्ञानानंद ने इनको हरा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका जो है इसमें ज्योतिष के 5 सिद्धांत उल्लेखित किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ पर मिलते हैं? तो जूते खेतों का जो उल्लेख है वो कालीबंगा से मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से। इसमें कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्र और अग्नि को समर्पित हैं। इनकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। अशोक के किस शिलालेख में धम्मनीति का वर्णन मिलता है? तो धम्मनीति का जो वर्णन है फ्रेंड्स, ये मिलेगा शिलालेख नंबर 11 में। ठीक है, और सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? राजा हाल ने। और जो गाथा सप्तशती है इसे प्राकृत भाषा में लिखा गया है और यह एक प्रेम कविता है। इसमें प्रेम कविताओं का संग्रह है। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस पुरा स्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। तो याद रखना कि पाषाण कालीन जो संस्कृति है उससे लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो इनका ये जो थी ये कोली वंश से थी, याद रखिएगा, कोली वंश। और महावीर का जो प्रथम अनुयायी बना था कौन था? उनका दामाद जामाली। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जो बौद्ध ग्रंथ है तो वो है अंगुत्तर निकाय। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रश्न के अंतर्गत गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गंगा घाटी में धान की खेती का जो सबसे पुराना प्रमाण है वो 7000 ईसा पूर्व का प्रमाण मिलता है लहुरादेव में, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक गांव है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल पाल वंश का एक महान राजा, जिसका शासनकाल 770 से लेकर 814 ईस्वी तक रहा, तो धर्मपाल ने किया था। और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को 1194 में पराजित किया था। अब 1191 और 1192 ये जो दो युद्ध हुए थे ये तराइन के युद्ध थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान पहले में जीता, दूसरे में हार गया और मारा भी गया। और इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ तो उसमें जयचंद को हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी? तो शेरशाह ने। और मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी, चित्तौड़गढ़ की संधि से कहते हैं, यह 1915 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि राणा अमर सिंह ने मुगलों की जो अधीनता थी उसको स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ जहांगीर ने जो पूरा चित्तौड़ था उसे अमर सिंह को वापस कर दिया था। तो मतलब जो संधि हुई थी इसी के तहत की हुई थी कि आप अधीनता स्वीकार कर लें, हम आपका जो पूरा का पूरा संपत्ति है अकबर के समय से जो हमारे पास है उसको हम वापस कर देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान पर सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत मिलता है। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो कुल 6 हैं। कौन कौन सी हैं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है 1 बार। कब? 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा। तो क्या हुआ था उसमें? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल जो है उपबंध किया गया है? कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान में है? तो 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1977 में। और भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिनों बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो 2 दिन के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद 28 जनवरी यानी कि 2 दिन के बाद 1950 में ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। और ये भी याद रखना कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को थी, लेकिन वर्तमान जो प्लेस है वो 1958 में अस्तित्व में आया था। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत वर्णित है। सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? जून 1983 में। और सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 2 नवंबर 1987 को आई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया थे और इसमें 2 सदस्य और थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कहीं कहीं पर इसका उत्तर आपको प्रस्तावना मिलेगा,
लेकिन इसका वास्तविक मतलब सही उत्तर जो है वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखना है इसको। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कथन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इसका क्या मतलब है? तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय होगा और इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम ही है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ओजोन डे किस प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, इसकी जो घोषणा हुई थी वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई थी, लेकिन इसे नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत मनाया जाता है। ओजोन डे कब होता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को होता है, ये भी याद रखना। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया जा रहा है? तो बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। और यहीं पर यानी कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में ही भारत का पहला तितली पार्क भी बनाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या कितनी है? 127 है। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहारी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो अंडमान द्वीप समूह में। और बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में संचालित है? पश्चिम बंगाल में। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। और ये अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में वेटलैंड डे कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। और इसकी थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य यही है कि बहुत ही तीव्र गति से, शीघ्रता से आपको सारे जो फैक्ट हैं उसका रिवीजन करवाया जाए, कुछ नए फैक्ट आपको बताए जाएं ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें बहुत ही कम समय में। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।